सो हेलो एवरीवन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 5 करोड़ का सवाल एक दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता होगा, मतलब कि 60% बच्चों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन ट्राई कर रखा होगा। क्वेश्चन पूरे 20 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार चाहो तो आप, अगर किसी ने क्वेश्चन पहले नहीं देखा है तो आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकता है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक काम करते हैं, यहीं पे 2 डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इनिशियल डायग्राम है ना, और एक और डायग्राम मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, इसका फाइनल डायग्राम। ठीक है, तो सेम डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ये स्ट्रिंग है और ये रॉड है। क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन में एक्चुअली एक पार्टिकल है जो कि ऐसा मूव करते हुए आता है विथ सम वेलोसिटी v नॉट। पार्टिकल का मास m है और ये पार्टिकल जो है रॉड से टकराता है। ठीक है, रॉड का जो मास है वो भी m है एंड आफ्टर कोलिजन दिस पार्टिकल स्टिक्स टू द रॉड। ठीक है, कोलिजन के बाद ये पार्टिकल और रॉड सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। ये पार्टिकल जो है रॉड से चिपक जाता है। तो मान लो यहाँ कहीं पर ये पार्टिकल आकर के चिपक गया m मास का। रॉड का मास भी कितना है, m। तो ज़रा सोचो, यहाँ पर ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास होता होगा वो इधर कहीं होता होगा और पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता होगा वो यहाँ कहीं होता होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होता होगा, ये डिस्टेंस 3L/4 होता होगा। आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में रही हो, क्योंकि यहाँ पर एक रस्सी भी बंधी हुई है, रस्सी से भी कुछ फोर्स आया होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी हम डिसाइड करेंगे। पहले ज़रा इस पॉइंट पर आओ कि इस पॉइंट के साथ क्या होता होगा। सोचो ज़रा, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये पॉइंट बेचारा मजबूर है, ये बेचारा ऐसे सर्कल में ही जा सकता है बस। इस बेचारे पॉइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि ये तो यहाँ से ऊपर से कहीं से बंधा हुआ है, तो इस बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं है, तो सर्कल में घूमना चाहेगा। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट होता होगा वो या तो इधर आएगा या तो उधर जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो किधर जाना चाहिए, थोड़ा सा गेस कर सकते हो आप। अगेन 1 सेकेंड का पॉज लेकर के, ये जो पार्टिकल है, ये जो पॉइंट है, इसको इधर आना चाहिए। इसका जो टेंडेंसी होगा ना मोशन का, वो कुछ ऐसा होगा। समझाता हूँ कैसे। देखो, पहले आप ये इमेजिन करो कि एक रॉड बस है, रस्सी वस्सी नहीं है। आप ये इमेजिन करो, तो सोचो अगर एक रॉड होती और एक पार्टिकल आकर के उसको ऐसे टक्कर मारता, तो इस रॉड की जो टेंडेंसी होती वो ऐसे रोटेट होने की होती ना, ड्यू टू कोलिजन। तो सिंपल है, कोलिजन की वजह से अगर ये रॉड ऐसे घूमना चाहती तो ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ आना चाहता रोटेशन की वजह से। तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ आना चाहता था, लेकिन ये बेचारा रस्सी से बंधा हुआ है, इस वजह से ये नीचे तो आएगा नहीं, ये इधर चला गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर लिया। अब सोचो कि जो रॉड है वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और रिजिड ऑब्जेक्ट्स में जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच क्या होता है, 0। कहने का मतलब रिजिड ऑब्जेक्ट्स में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, उतने का उतना ही रहता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वर्टिकल से एंगल थीटा है, इस वजह से ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी के अगर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी के अगर मैं कंपोनेंट करूं तो यहाँ होगा v cos थीटा और यहाँ आएगा v sin थीटा। ठीक है, तो ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास था या जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, उसके पास भी इधर एक वेलोसिटी आनी पड़ेगी जो कि v cos थीटा ही होती होगी,
क्यों होना चाहिए ऐसा, समझ में आता है? अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। तो अगर ये एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते तो इन दोनों का जो वेलोसिटी होता होगा अलोंग द रॉड वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या फिर कंस्ट्रेंट की हेल्प से भी समझ सकते हो, है ना। कंस्ट्रेंट में भी तो ऐसे ही करते हैं, अलोंग द रॉड सभी पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम करते हैं, तो वही हमने किया। मैं यहाँ पर कुछ भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये इस अजम्पशन के साथ इसको समझा रहा हूँ कि जो ऑडियंस है उसको ऑलरेडी फिजिक्स आती है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास था हमारे सिस्टम का, उसका वेलोसिटी किधर होगा, लेफ्ट में। अब इसके पास एक अपवर्ड वेलोसिटी भी रही होगी, वो कैसे पता करें? तो वो बड़ा सिंपल है कि जो रॉड है उसका एंगुलर वेलोसिटी भी रहा होगा, कोलिजन की वजह से इसको कुछ ओमेगा भी मिला होगा ऐसा, तो ये मैंने ओमेगा मान लिया। उसके बाद सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, मैं ये जो पॉइंट है, ये देखो जो पिंक कलर से हाईलाइट किया, इस पॉइंट को अगर मैं P बोल दूं तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मैं पॉइंट P की हेल्प से लिख सकता हूं। ठीक है, कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा पॉइंट P की हेल्प से अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखना है तो घूमने की वजह से होना चाहिए इस डायरेक्शन में ओमेगा 3L/4। ठीक है, और पॉइंट P के चलने की वजह से होना चाहिए कितना, V sin थीटा। ये चीज़ समझ ना आई हो तो जाओ जाके रोटेशन पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा, है ना। CTRM का फंडा मैंने यहाँ पे लगाया है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का। वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे वार्निंग दे देनी चाहिए थी कि जिसका रोटेशन वगैरह बढ़िया है उसी को ये वीडियो देखना है, जिसका रोटेशन वीक है हो सकता है उसको समझ में ना आए। तो मान के चलते हैं P का वेलोसिटी मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया होगा। ये लिखा मैंने रोटेशन की वजह से और ये लिखा मैंने ट्रांसलेशन की वजह से, ऐसा हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि V sin थीटा यहाँ से हटा करके, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ V sin थीटा हटा दूँ और यहीं पे लिख दूँ ऐसा। ऐसे सोच लो कि ये जो अपोजिट वेक्टर्स थे उनका हमने रिजल्टेंट लिख दिया। कौन से अपोजिट वेक्टर्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रिपरेशन चल रही है ना, क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करना चालू नहीं किया है, मतलब एक्चुअल थ्योरम्स तो हमने लगाए ही नहीं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। यहां पर रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन आया होगा। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा तो गया है टेंशन। ठीक, यहां पर टोटल नंबर ऑफ अननोन आप देख सकते हो कितने हो चुके हैं, 3 अननोन हो चुके हैं, एक ओमेगा, एक V और एक टेंशन। तो हमको कम से कम 3 इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, और हो सकता है आगे जाकर के इक्वेशन और बढ़ जाएं। तो देखते हैं जितना यहाँ लिखा हुआ है उसकी हेल्प से आगे बढ़ते हैं। देखो, तो देखो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो रॉड है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो एक ही फोर्स है, वो टेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, इस सिस्टम पर जो भी फोर्स लगा वो फोर्स तो ऐसे लगा ना, ऐसे। तो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता होगा। ठीक है, तो पहला काम हम वही करने जा रहे हैं, यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक है, तो लिखा मैंने, लिखने जा रहा हूँ मैं, फाइनल मोमेंटम, एक मिनट, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम अलोंग आ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू टी, परपेंडिकुलर टू टेंशन। ठीक है, फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू टेंशन। ठीक है, तो देखो जब मैं बात करूंगा मोमेंटम लिखने की इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू टेंशन, इस डायरेक्शन में, मतलब कि मुझे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिखना है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिखना मुझे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, जब इस डायरेक्शन में आप सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिखोगे तो जो V cos थीटा है, ध्यान से देखो V cos थीटा का भी एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन के अलोंग, और
ओमेगा 3l/4 माइनस वी साइन थीटा, इसका भी एक कॉम्पोनेंट आएगा। ठीक है, समझ में आती होगी बातें कि अगर टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लू वाली लाइन के अलॉन्ग अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं तो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा, दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखो ये जो v cos थीटा है इसका क्या कंपोनेंट आएगा, थोड़ा यहीं तैयारी कर लें फिर इकट्ठा लिख देंगे वहाँ पे, है ना। ध्यान से देखो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो v cos थीटा का इस लाइन के अलॉन्ग क्या आएगा, v cos थीटा cos थीटा। ठीक है, ठीक वैसे ही ये जो एंगल होता होगा ये एंगल होता होगा 90 माइनस थीटा। तो इसका क्या कंपोनेंट आएगा, ब्लू लाइन के अलॉन्ग साइन वाला आएगा। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अलॉन्ग दिस लाइन, अलॉन्ग दिस ब्लू लाइन। तो फाइनल मोमेंटम होगा इस लाइन के अलॉन्ग 2m ओमेगा 3l/4 माइनस वी साइन थीटा का साइन थीटा माइनस 2m वी कॉस थीटा का कॉस थीटा। पता नहीं समझे या नहीं, भगवान जाने। देख लेते हैं एक बार और, चेक कर लेते हैं, एक बार और समझा दे रहा हूँ, है ना। मैंने क्या किया है, इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है उसको प्लस मान के लिखा है और इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में उसको माइनस मान के लिखा है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी लिखा। तो ये था हमारा फाइनल मोमेंटम और अब मैं इसको इक्वेट करूंगा किससे, इनिशियल मोमेंटम से। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल डायग्राम में आऊं, कोलिजन के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी क्या था, v0। इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मुझे लिखना है। तो फिर से ये एंगल क्या है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो क्या आएगा इसका, v0 साइन थीटा ही आएगा, है ना। ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m v0 साइन थीटा। तो ये अपना मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन बना, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m ओमेगा 3l/2 माइनस 2mv माइनस, एक मिनट, साइन थीटा तो मल्टीप्लाई ही करना भूल गया, ऐसा, देन माइनस 2mv इज इक्वल टू mv0 साइन थीटा, ऐसा हुआ। अब यहाँ से हम एक काम कर रहे हैं, ओमेगा एल कैलकुलेट करके रख ले। तो यहाँ से ओमेगा एल कितना आ रहा है, देखो ये आता है v साइन थीटा प्लस 2v इंटू 2/3 साइन थीटा। कॉस थीटा क्वेश्चन में गिवन है, उसकी हेल्प से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो ये था अपना मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, अब एक और इक्वेशन चाहिए होगी मुझे। तो एक और इक्वेशन जो है वो मैं एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, जो एक और इक्वेशन है वो मैं एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं जो कि पॉइंट P के ऊपर ही है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। पॉइंट P कहां पे था, पॉइंट P रॉड के ऊपर था। ठीक, अब मैं एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहा हूं जो कि सेम लोकेशन पर है जहां पर P है, यहीं पर है, इसी लोकेशन पे है। इस पॉइंट को मैं कुछ बोल दे रहा हूं A। P और A में फर्क समझो, जो पॉइंट P था ना, पॉइंट P रॉड पर था, और जो पॉइंट A है ना, वो A जो है वो ग्राउंड पर है, ऑन ग्राउंड, ये बोल रहा हूं। P काय में था, लिख दे रहा हूं, P जो था वो रॉड पे था, और मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट A, जो कि कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो मैं पॉइंट A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं। ठीक है, बाकी बहुत लोग फ्लो में P के अबाउट भी लगा देते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते, क्योंकि P जो है वो तो एक्सेलरेटेड है ना। तो एक्सेलरेटेड पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम वगैरह नहीं लिखते हैं अपन, क्योंकि फिर सूडो फोर्स वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। काम की बात यह है कि पॉइंट P एक्सेलरेटेड है, क्योंकि पॉइंट P कहां पर स्थित है, पॉइंट P रॉड पे है ना। तो पॉइंट P एक्सेलरेटेड होगा, एंड जो पॉइंट A है वो कोई पॉइंट है जो कि मैंने ग्राउंड पे कंसीडर किया है। तो मैं पॉइंट A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा।
अब पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए लगा रहा हूँ, पहली बात तो वो ग्राउंड पे है तो स्टेशनरी है, ठीक है, मतलब इनर्शियल फ्रेम हुआ, और दूसरा पॉइंट ए से ही टेंशन पास कर रहा है, तो टेंशन का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो, और टॉर्क जीरो होता है तो हमको अच्छे से पता है एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा मैंने लिखा, अरे यार इसका एक बार बार साइज चेंज करना पड़ता है, तो मैंने लिखा अबाउट ए फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आते हैं वापस यहीं पे, कहाँ गया पॉइंट है, ये देखो, इसके अबाउट मुझे फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, किसका, इस रॉड का। तो कैसे लिखते हैं, अगेन रोटेशन में पढ़ाया गया होगा, एक तो घूमने की वजह से लिखा जाता है और एक चलने की वजह से लिखा जाता है। तो ये रहा घूमने की वजह से और ये रहा चलने की वजह से। पता नहीं समझे या नहीं, वापस डायग्राम में आते हैं। देखो घूमने की वजह से तो क्लियर होगा, घूमने की वजह से आई ओमेगा ही होता है ना, लेकिन अगर मैं चलने की वजह से बात करूं तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, चलने की वजह से इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो इसी कंपोनेंट का होगा ना यार, जो मोमेंटम का ये कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट की वजह से तो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना पॉइंट ए के अबाउट। वी कॉस थीटा की वजह से थोड़ी ना आएगा, वी कॉस थीटा तो यहीं से पास हो गया है ना, तो वी कॉस थीटा तो ए से ही पास हो गया, तो वी कॉस थीटा की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो इसकी वजह से होगा। तो वही मैंने लिखा है, कैसे लिखा है मैंने लिखा है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितना है 3l/4, सिंपल, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही मैंने वहां पे लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कैपिटल एल यूज किया है, गलती से हमने स्मॉल एल लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये हुआ। फिर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो वो तो लिखना बड़ा आसान है ना, ये पॉइंट ए के अबाउट जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो तो सिर्फ पार्टिकल का था, जो कि कितना होगा mv0 इंटू ये डिस्टेंस mv0l, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा mv0l। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको नहीं पता, बाकी मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कैलकुलेट करना। लो जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लें। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहीं यहाँ पर था, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रहा होगा l/4 पे। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो पहले मैं रॉड का लिखूंगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम विच इज ml²/12 प्लस m l/4 का स्क्वायर। देन यहाँ पर ये जो पार्टिकल चिपका हुआ है इसका लिखूंगा जो कि होगा m l/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा 1/12 प्लस 1/8, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें, क्या कॉमन कर लूँ, 4 कॉमन कर लूँ तो कितना बन रहा है, ये 5/24 बन रहा है, ठीक है, 5/24 ml²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा जल्दी में किया है, समझ में आ गया होगा। इसको रखता हूँ यहाँ पे, ml² एक मिनट कितना था, 5/24 था, 5/24 ml² ओमेगा प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 3 3 जा 9/16, 9/8 मिलेगा, 9/8 m ओमेगा l², हाँ, माइनस आगे से क्या मिलेगा मुझे, या कैलकुलेशन बड़ा दिमाग खराब होता है, माइनस 3/2 v साइन थीटा इंटू एल, ये मिला, और RHS में है mv0l, ऐसा हुआ। अब ये ओमेगा वाले टर्म्स अपन एक साथ कर लें। ओमेगा वाले टर्म्स एक साथ करने हैं तो इसमें ऊपर नीचे 3 और 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बेस सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, जल्दी से ऐड होगा, तो कितना होगा 27 5 32, 32/24 ml ओमेगा, एक l को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस 3/2 v
साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक m लिखना भूल गया हूँ मैं, है ना, यहाँ भी एक m आएगा। एक काम करता हूँ ना, m क्यों लिख रहा हूँ, m को यहीं पे उड़ाओ, साले को छोड़ो, नेक्स्ट स्टेप में उड़ा देंगे, m भी कैंसिल हो रहा है ना, ये लो m को भी हटा दिया, इक्वल टू वी नॉट, ऐसा हुआ। अब ओमेगा एल का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा था इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 के टेबल से काटो, 8 4 जा 8 3 जा 4/3। ओमेगा एल का वैल्यू रखा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पता है, बहुत लेंदी, मतलब जिस बच्चे ने किया होगा ना ये ओलंपियाड में सही, मतलब उसको सलामी दी जानी चाहिए। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से उठा के वैल्यू रख रहा हूँ, विच इज़ वी नॉट साइन थीटा प्लस 2v, वी नॉट साइन थीटा प्लस 2v, फिर बाहर क्या था 2/3 साइन थीटा, यही था ना, एक बार चेक कर ले, नहीं तो मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद। वी नॉट साइन थीटा प्लस 2v, ठीक है, माइनस 3/2 v साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट। अब क्या करें भाई, अब तो और सिंप्लीफाई करना है, कितना बनेगा ये, 8/9 बनेगा, 8/9 वी नॉट। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है एक बार, उसके बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार मैंने सोचा था कि जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मतलब ऑलरेडी जो सॉल्व है, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है पहले, है ना, उसके बाद फिर से लिख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने ये सोचा था कि ऑलरेडी लिखे लिखाए का वॉइस ओवर कर दूँ, फिर मैंने सोचा कि यार वॉइस ओवर अगर समझ नहीं आया तो क्या, इसलिए मैं फिर से लिख के पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप एक काम करना, आप लोग जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अपनी राय ज़रा देना कमेंट सेक्शन में कि वॉइस ओवर अगर करता तो ठीक रहता क्या, मतलब वॉइस ओवर वर्सेस ऐसा पूरा लिख के बताना, क्या बेस्ट होता है। चलो फिर वापस आते हैं ट्रैक पे। तो ये बना क्या, 8/9 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16, 16/9 v साइन थीटा माइनस 3/2 v साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट। और सिंप्लीफाई करें फिर इसको हम, कितना बनेगा ये, 32 माइनस 27 बाय, लो गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ ही करी है। एक काम करो, पहले इस वी नॉट को उस तरफ भेजो, तो वहाँ जाके बना वी नॉट बाय 9, फिर पूरे इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई करो, तो ये बना साइन थीटा, और यहाँ बनेगा 16v/9 माइनस 3v/2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा 1/3 दिया हुआ, तो इसके आगे बनेगा ये क्या, 16/9v माइनस 3v/2 इंटू 8/9 इज इक्वल टू वी नॉट बाय 9। अब समय आ चुका है साइन थीटा का वैल्यू रख दें। तो देखो जो कॉस थीटा था वो कितना दिया हुआ था, कॉस थीटा दिया हुआ था 1/3, है ना, तो ये जो है वो कितना आ जाएगा 2√2, तो साइन थीटा का वैल्यू रख दिया हमने 2√2/3, ठीक है। और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, 2 4 जा गया, तो ये बना कितना 4/9 v इज इक्वल टू वी नॉट बाय 9 2√2/3। तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा और v का वैल्यू हमको मिला, विच इज़ वी नॉट 2√2/4 इंटू 3, और कैंसिल कर दो थोड़ा सा इसको, तो ये आएगा वी नॉट बाय 3√2। तो इतनी मेहनत के बाद हमको क्या पता चला, v पता चला, ठीक है। अब ये जो v आया है इसको हम वापस से रखें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो लिखा मैंने फ्रॉम 1 में क्या किया था हमने, ओमेगा एल कैलकुलेट करके रखा था, जो कि कितना आया था 2v0 साइन थीटा प्लस v इंटू 2/3 साइन थीटा। याद नहीं है मुझे, है ना, देख ले रहा हूँ, v0 साइन थीटा प्लस 2v था, ये था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रखा, देख सकते हो चाहो तो, ये रहा। तो क्या पता चल चुका है हमको, v पता चल चुका था, तो रखता हूँ, ये बनेगा
फिर से वी नॉट साइन थीटा हुआ 2√2/3 प्लस 2v, v का वैल्यू वी नॉट बाय 3√2, देन बाहर है 2/3 साइन थीटा, फिर से साइन थीटा का वैल्यू 2√2/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, फटाफट कैंसिल करो, ये गया √2 टाइम्स, तो 2√2 प्लस √2 हो गया 3√2, 3√2/3 मतलब 3 से 3 गया, तो यहाँ पर क्या बचा वी नॉट √2। बाहर की बात करें तो ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो बाहर बचा 1/√2। ठीक है, तो ओमेगा भी आ गया V0/L। चलो ओमेगा तो ढंग का आया। ठीक है, तो ये समझ लो क्वेश्चन का जो 2/3 पार्ट है ना वो अभी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको तो टेंशन पूछा हुआ है ना। तो फिर से आगे बढ़ो, देखो फिर से मैंने डायग्राम बनाया। अब यहां पर जो मैंने मन में सोचा था ना, मैं पहले वो आपको बता रहा हूं 1-2 मिनट में, देन उसके बाद सॉल्यूशन आप समझना। देखो मैंने ये सोचा कि अगर ये टेंशन पूछा गया है तो क्यों ना मैं ये लगा दूं 2m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाय रेडियस, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये भी तो कुछ ऐसे ही घूमेगा ना कोलिजन के बाद। तो एक पहला आइडिया मुझे ये आया था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि रेडियस तो मुझे पता ही नहीं है ना, सेंटर ऑफ मास जिस पाथ में जाएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमको पता ही नहीं है, तो ये आइडिया हो गया क्या फेल। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने सोचा उसकी हेल्प से आंसर आ गया था, समझते हैं। देखो तो देखो ज़रा पॉइंट P पर ध्यान दो। ठीक है, जो पॉइंट P है यहाँ पर, इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, एक बात तो क्लियर है। ठीक है, और इसके पास जो वेलोसिटी थी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में थी। तो ये जो पॉइंट P है, एक बात तो पक्की है कि इस पॉइंट P के पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है जो कि v² होता होगा, वेयर d इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ज़रा इस रॉड पे ध्यान दो। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस रॉड का FBD बनाऊं तो देखो ये जो रॉड है इस पर ऐसे एक टेंशन लगा है ना, और इस टेंशन का एक ये कंपोनेंट रहा होगा ना, और ये जो टेंशन का ये कंपोनेंट है इसकी वजह से इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क आया होगा ना, है ना। ये एंगल थीटा था, तो जो t cos थीटा होता होगा उसकी वजह से ये जो रॉड है, ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क आया होगा, और उस टॉर्क की वजह से एक अल्फा भी आया होगा। मतलब ये जो रॉड है इसके पास एक अल्फा है, रॉड के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और अगर रॉड के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रॉड के हर एक पॉइंट के पास भी एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, और रॉड के हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब जो पॉइंट P होता होगा इसके पास भी एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता होगा, और अगर इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता होगा जो कि इस डायरेक्शन में है, तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता होगा इस डायरेक्शन में AT करके। ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। AT को मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू D। P के पास दो एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रिपिटल है और एक टेंजेंशियल है। एक काम करते हैं, पहले अल्फा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है ये, अल्फ़ा बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, 1 मिनट देना बस। इसको कट कर लूँ मैं यहाँ से। तो देखो जो टॉर्क होगा ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कितना होगा, वो होगा t cos थीटा इंटू 3L/4, और इक्वल टू क्या होना चाहिए आई अल्फ़ा। आई ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है जो कि 5/24 था ml²। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा पता चल गया, कितना आ रहा है ये 4 6 जा, मतलब कि 18/5 t cos थीटा बाय ml। तो ये अल्फ़ा हमने निकाल लिया। ठीक है, अब अल्फ़ा अगर आ गया तो इसका हमको AT पता चल गया। ठीक है, ये हमको पता चल चुका है। तो ये पॉइंट P के पास जितने भी एक्सेलरेशन थे मैंने लिख लिए।
अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं गया विथ रेस्पेक्ट टू P, तो जैसे ही मैं P के रेस्पेक्ट में जाऊँगा वैसे ही P कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे, मतलब P को मैं हिंज मान सकता हूँ, बेसिक रिलेटिव मोशन, जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं वो रेस्ट पे हो जाता है। तो अब जो पॉइंट P है वो रेस्ट पे आ चुका है, और इधर रॉड के FBD की बात करें तो रॉड पर एक टेंशन होता होगा, ठीक है। और क्योंकि मैं पॉइंट P के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ एंड पॉइंट P क्या था, पॉइंट P एक्सेलरेटेड था, इस वजह से जब मैं पॉइंट P के रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो सिस्टम पर एक सूडो फोर्स भी आएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, पॉइंट P के पास दो एक्सेलरेशन थे, एक एक्सेलरेशन ये था, एक एक्सेलरेशन ये था, तो दोनों एक्सेलरेशन की वजह से सूडो आएगा। तो इस वाले की वजह से जो सूडो आएगा ऐसा आएगा, यहाँ समझाता हूँ, ऊपर यहाँ कहीं था ना सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास पर ऐसा सूडो आएगा, ठीक है, इस एक्सेलरेशन की वजह से ऐसा सूडो, और ठीक वैसे ये वाले एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ऐसा सूडो, ठीक है। इस पे दो सूडो आते होंगे, बनाते हैं। तो एक सूडो तो आया इस डायरेक्शन में, जो कि कितना होगा, m v²/d, ठीक है। ये वाला सूडो आया किसकी वजह से, इसकी वजह से, और एक और सूडो आएगा इसकी वजह से, जो कि कुछ ऐसा बनेगा। तो दोनों सूडो हैं। इस वाले सूडो को ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो बता दूं उसको, नहीं तो कोई मन ही मन सोच रहा हो ये तो सेंट्रीफ्यूगल होता था। यही वाले सूडो को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। एक और सूडो यहाँ आता होगा जो कि होता होगा 2m × AT, ठीक है। ये दो सूडो हो गए। अब इतना करने के बाद ज़रा इस सेंटर ऑफ मास के पास आओ। ये जो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, इसके पास भी तो इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता होगा ना, जो कि कितना होता होगा, जो कि होता होगा ω² 3L/4, क्योंकि अब तो हम पूरी की पूरी कहानी पॉइंट P के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। तो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता होगा, और इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के पास। क्योंकि जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा तो कुछ ऐसा था ना, ऐसा अल्फ़ा होने का मतलब कि P के अबाउट भी अल्फ़ा कुछ ऐसा। तो जब अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज है तो AT भी किधर आएगा, ऊपर की तरफ, है ना। ये जो AT होगा ये अपवर्ड्स आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, अल्फ़ा × 3L/4। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है कि सर अल्फ़ा तो हमने P का निकाला था, अब सेम अल्फ़ा सेंटर ऑफ मास के लिए कैसे यूज़ कर लिया। तो उसको हम बता दूं कि जो रिजिड ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि रिजिड ऑब्जेक्ट का जो अल्फ़ा होता है वो किसी भी पॉइंट का किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। मतलब मैं सेंटर ऑफ मास का अल्फ़ा P के अबाउट लिखूं, चाहे मैं P का अल्फ़ा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूं, वो सेम रहेगा। सेम प्रॉपर्टी ओमेगा के लिए भी होती है कि किसी भी पॉइंट का ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट रिजिड ऑब्जेक्ट में, मतलब जो किसी भी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं ना, वो पॉइंट रिजिड ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए। तो रिजिड ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट का अल्फा या ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम ही होता है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो वही मैंने यूज़ किया है, इस वजह से मैंने सेंटर ऑफ मास के अल्फ़ा के लिए और P के अल्फ़ा के लिए ये देखो सेम टर्म यूज़ किया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना है ना, जो बच्चे जिनका रोटेशन तगड़ा है उन्हीं के लिए है ये वीडियो। तो ये सारे एक्सेलरेशन हमने दिखा दिए। अब मैं यूज़ करूँगा अलॉन्ग T नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में T है उसके अलॉन्ग यूज़ करने जा रहा हूँ।
तो देखो जब मैं अलॉन्ग टेंशन F इक्वल टू एम ए लगाऊंगा तो सीधी सी बात है टेंशन के अलॉन्ग टेंशन का तो एक टर्म आएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, हाँ लाइन की बात नहीं कर रहा, ये डायरेक्शन मतलब कि ये वाला डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका एक टर्म आएगा, इसका कोई टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, फिर इसका एक कंपोनेंट आता होगा और इसका एक कंपोनेंट आता होगा, ठीक है, किसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग AC और AT दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। तो लगाते हैं, ये डायग्राम गंदा कर दिया, वापस से सही कर दूं, ठीक, देखो तो लगाने जा रहा हूं मैं, हाँ अलॉन्ग T, देखना ध्यान से, तो मैंने लिखा T माइनस ये वाला सूडो जो कि होगा 2m v²/d इज इक्वल टू 2m मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये अलॉन्ग T वाली लाइन बनाया मैंने, ये वाला एंगल जो था वो थीटा दिया हुआ था, ठीक है। तो जो AT है, ये AT, इसका क्या आएगा, इसका आएगा अल्फ़ा 3l/4 कॉस थीटा, और ये जो AC होता इसका क्या आता, इसका आता ω² 3l/4 साइन थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमको टेंशन की प्राप्ति हो जानी चाहिए जो कि काफ़ी देर से मिल रहा है। तो 2m/d, v कितना आया था हमारा, v आया था v0/3√2, ठीक है, इसको रख दिया मैंने। देन यहाँ पर 2m, एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये बनेगा 3/2 m अल्फ़ा l कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया 1/3, प्लस फिर से 3/2 ω² m इंटू l इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना था 2√2/3, ऐसी था। अब अल्फ़ा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, ध्यान हो तो स्टार्टिंग में कहीं पे, यहाँ पे ये रहा अल्फ़ा, तो इसको उठा के रख देता हूँ विच इज़ 18/5। एक काम करो कॉस थीटा का वैल्यू रख दो यहाँ पे पहले, क्या होगा ये 18/5, t कॉस थीटा का वैल्यू 1/3/ml, तो ये हो जाएगा 6t/5 ml, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बस आंसर आने ही वाला है ना, थोड़ा पेशेंस और चाहिए बस। तो 3/2, ये 3 से 3 उड़ाओ भाई, तो ये आएगा क्या 1/2 m, अल्फ़ा कितना 6t/5 ml, ऊपर एक और l है, प्लस 3/2 ओमेगा भी हमने कैलकुलेट किया था जो कि v0/l आया था, तो v0²/l² हो जाएगा, प्लस ml 2√2/3। हो सकता है यहाँ पर कुछ मैंने मिस कर दिया हो लिखने को, मतलब कि फालतू एक चीज़ मिस की होगी, जैसे l या m, तो उसकी चिंता मत करना, मुझे यहाँ कोफिशिएंट से मतलब है कि फाइनली कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं। तो ये बना कितना 2m/d, देन v0², 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ m से m गया, l से l गया, और ये बनेगा कितना 3/5, ये 3t/5, इसको मैं LHS में लेके आऊँगा तो t + 3t/5 हुआ, और इसको मैं RHS में लेके जा रहा हूँ, तो ये बना mv0²/9d, प्लस ये वाला टर्म बचेगा जो कि आएगा कितना 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो ये हुआ mv0²/l√2। कुछ मिस नहीं किया था, सब कुछ डायमेंशनली एकदम करेक्ट है, ठीक है। इधर बनेगा 8t/5, और यहाँ से mv0² कॉमन कर सकते हैं अपन, और यहाँ बचेगा 1/9d प्लस √2/l, ठीक है। तो यहाँ से हमको टेंशन पता चल गया, इतनी सारी टेंशन लेने के बाद कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 5 mv0²/8 ब्रैकेट 1/9d प्लस √2/l। जो इनकी आंसर की थी उसमें इन लोगों ने क्या किया है, कुछ ऐसे लिखा है, मतलब एक 2 को अंदर भेज दिया है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार और बोल रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, ये कि यार ये सॉल्यूशन उसी को समझ में आया होगा जिसको रोटेशन आता है,
जिसके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग है, सिर्फ उसी को समझ में आया होगा। थोड़ा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट कहीं पर वीक है तो बाउंसर चला गया होगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।